एमएलओ होता है, कौन होता है ये? क्या इसकी ताकत होती है? तो ज़ख्मी होने वालों की रिपोर्ट होती है जो कि एमएलओ बनाता है। तो एमएलओ अगर देखता है कि यहाँ पर जो है ना जो बंदा ज़ख्मी हो के आया है, अगर इसकी कोई इंश्योरेंस है या इसको जो है ना ये पार्टी जो है ना सामने वाली पार्टी बहुत ज़्यादा मालदार है, तो वो चाहता है कि कुछ अपना हिस्सा भी रखे। तो उसके एक रेट मुकर्रर है इनके पास। रेट्स होते हैं? जी, जी, बाकायदा रेट यानी जो इसके एक्सपर्ट लोग हैं उनको पता है कि ये पूरा एक रेट कार्ड है। रज़ा के वालिद की बात सुने तो अगर वो गेस्ट हाउस तक नहीं पहुंचते तो अचानक से पुलिस भी नहीं पहुंचती और अचानक से पुलिस भी ये नहीं बताने वाली थी कि भाई वहां पर किसी की बॉडी मिली है। जी, तो इससे तो ये बात आती है ना कि वो कत्ल बिल्कुल प्लांटेड ये था भी इसको और वो साबित करता सारी है आपकी मशीनरी के साथ पहले ही कनेक्शन था कि ये जब इसको इस तरीके से उठाया जाएगा या बुलाया जाएगा या कत्ल किया जाएगा तो वो पूरी मशीनरी कनेक्ट थी एक दूसरे से आपस में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके पास उस वक्त हुकूमत रही, जी। उन्होंने पुलिस को टूल बनाया और अपने मुकाबले के ऊपर एमक्यूएम को कुचलने के लिए उन्होंने जो कर सकते थे किया। कम से कम 500 बंदा उसके अंदर, उसका पता ही नहीं चलता। 1994 और 1996 के दरमियान ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी यहाँ पे। उस ज़माने में ये सारी चीज़ें हुई तो ये टोटल जाली मुकाबले थे और इन जाली मुकाबलों की जो रिपोर्टें थी ये एमएलओ डिपार्टमेंट से तो जाली रिपोर्टें बनती रही ना। एमएलओ तब से इसी तरह से काम कर जी, रहे जी। हैं। ये रेट तो तब से इनको लगा हुआ आपने है। मजबूत बनाया ना, इतना मजबूत कर दिया कि इनको ये समझ में आ गया कि कराची में जो बड़े-बड़े मामलात हैं, बड़े-बड़े सियासी देखें मामला दरअसल सियासी मामला था। अगर कराची को सूबा बनाया जाए तो यहाँ पर चीजें बेहतर हो सकती हैं। देखिए नए सूबे के हवाले से तो अगर इंतज़ामी डिवीज़न की बात होती है बिल्कुल। तो उसकी तायीद करनी चाहिए, लेकिन पिछले 40 सालों 50 सालों में ये इशू कई बार उठ चुका है और उस पर काफ़ी अरसे तक बहस मुबाहिसा होता रहा, झगड़े चलते रहे, सियासी झगड़े चलते रहे, इम्प्लीमेंट कभी नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम। आई मीडिया के साथ मैं हूँ किरण आफ्ताब। कराची से एक खबर सामने आती है और फिर लोगों के आंसू और उनके दिल की धड़कनें ये तेज हो जाती हैं। आंसू थमने का नाम नहीं लेते। जैसे जैसे बात आगे बढ़ने लगती है, बहस आगे बढ़ने लगती है, वैसे वैसे मामला गड़बड़ है, बुरी तरह गड़बड़ है। सबको यही महसूस होने लगता है। मैं बात कर रही हूँ मीर रज़ा केस की। एक बच्चा जिसकी आंखों में मुस्तकबिल के ख्वाब थे, जिसने अपना सफ़र चंद हज़ार से शुरू किया और फिर वो अपने बिजनेस को बढ़ाता चला गया, अपने हलके में, अपने जानने वालों में, और उसका नाम जिस जिसको मालूम होता गया, लोग उससे मुतासर होते रहे। उसके नक्शे कदम पर चलेंगे और कुछ करके दिखाएंगे, अपना नाम बना के दिखाएंगे। एक ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी थी मीर रज़ा की। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर खबर आई कि वो लड़का अपने घर से गायब हो गया, खुद चल के गया। फिर क्या हुआ? फिर उसके घर वालों की बहुत मेहनत के, बहुत अजियत के इंतज़ार के बाद में ये मालूम हुआ कि ये जो लाश मिली है शायद ये हमारे बच्चे की हो सकती है। फिर क्या हुआ? फिर उस लाश को क्राइम सीन से उठाया गया और क्राइम सीन को महफूज नहीं बनाया गया और फिर वो लाश अस्पताल जाती है। फिर एक के बाद 2 पोस्टमार्टम होते हैं और जो मैं आपसे कह रही थी ना कि बहस शुरू हो जाती है, ये खुदकुशी थी, नहीं ये खुदकुशी नहीं थी, हमारा बच्चा खुदकुशी नहीं कर सकता, ये कत्ल था। घर वालों का इसरार था कि बढ़ता जा रहा था। फिर होता है दूसरा पोस्टमार्टम और वो पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। केस एक है लेकिन कहानियां कई हैं, पढ़ते कई हैं, न जाने कितने साल से क्या हो रहा है और अब जराइम भी जिद्दत के साथ हो रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं डिजिटल करेंसी भी सब में इन्वॉल्व है। तो हम कोशिश करेंगे कि पूरा केस आपके सामने रखें और वक्त को ज़ाया न करते हुए ये कोशिश करेंगे कि जो मौजूदा क्राइम है वो हो किस तरह रहा है, इसके ऊपर भी बात करें। सीनियर जर्नलिस्ट मुबश्शिर फारूक साहब हमें ज्वाइन कर चुके। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र। ये एक कहने को हम लोग इसको कहते हैं न्यूज़ स्टोरी सामने आ गई, लेकिन ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें कोई एक कहानी नहीं, इसमें कई कहानियाँ हैं, कई परतें हैं। अगर हम मीर रज़ा ही की बात कर रहे हैं तो इसमें हम स्टार्ट इसको ऐसे कर लेते हैं, इसका आगाज़ हम ऐसे कर लेते हैं कि एक सीसीटीवी फुटेज सामने आती है, एक वीडियो सामने आता है। उसमें दिखाई देता है एक नौजवान, वो कहाँ जा रहा है, वो क्या कर रहा है, मोबाइल उसका खाली हो जाता है।
आप हमें थोड़ा-सा बताइए कि उस वीडियो को जब आपने देखा तो आपने असेस क्या किया? और फिर थोड़ा-सा हमें क्राइम सीन के बारे में भी बताएँ। देखें, इसमें सबसे अहम बात ये थी कि जो जिस पे हम तफ्तीश के एक पहलू के हवाले से बड़ा उसको वो कर सकते हैं कि उसने मोबाइल खाली किया और वो सीसीटीवी में आ गया कि उसने फेंक दिया मोबाइल अपना। लेकिन बात ये हज़म नहीं हो रही थी कि सोशल मीडिया पे ऐसी क्या चीज़ थी कि सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करे, या उसने वो ये समझ में आ रहा है कि पूरा मोबाइल उसने सारा एक साथ डिलीट कर दिया। तो उसमें एक चीज़ का इम्कान पैदा ये हो रहा था कि ऐसे वाक़यात यहाँ पे मुतवातिर पेश आए हैं कि जो डिजिटल करेंसी पे जो लड़के काम कर रहे थे, उसमें उनके पास करोड़ों रुपया, क्योंकि डिजिटल करेंसी में टेक्निक्स हैं और उसको इस्तेमाल करें तो बहुत पैसा आदमी कमा सकता है। तो और वहाँ पर कई ऐसे माफिया ग्रुप थे जिन्होंने उन लोगों को किडनैप किया, और किडनैप करने के बाद उनके जो है वो अकाउंट से, वो वॉलेट से कहा कि पूरी रकम ट्रांसफ़र करवाई और फिर उनको रिलीज़ कर दिया। ऐसे वाक़यात हुए। तो ये चीज़ ये थी कि इस बंदे पे भी दबाव था, मीर रज़ा पे। मीर रज़ा को बुलाया गया। अब मीर रज़ा उस पार्टी से खौफज़दा भी था और दबाव का भी शिकार था, उस मसले को सॉल्व भी करना चाहता था। तो वो गया और रास्ते में उसने अगर ये सोचा कि ये कोई डिजिटल करेंसी की मिसाल के तौर पे मैं इम्कान ज़ाहिर कर रहा हूँ ये भी खदशा हो कि सकता है जी, इससे। जी, कि उसके पास वो वॉलेट भी उस मोबाइल में ही होगा। उसने जिस वक़्त वो टेंस की हालत में ये बात सोची तो उसने मोबाइल ही पूरा डिलीट करके फेंक दिया। ये एक चीज़ हो सकती है। और ये जो है, क्योंकि काफ़ी वाक़यात ऐसे हो चुके हैं और इनके हवाले से भी मुख्तलिफ़ जो चीज़ें पहलू आए हैं मीर रज़ा के हवाले से। तो ये तो डिजिटल करेंसी जो है पाकिस्तान में लीगल है, जैसे कि बहुत सारी दुनिया में लीगल है। तो यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं और इसमें जो ज़हीन लड़के हैं, तेज़ लड़के हैं, इसमें बहुत ज़्यादा उनके पास रकूमात हैं और उनको किडनैप किया गया है। तो ये भी मे बी कि ये कोई ऐसा वाक़या है, इसमें ये पहलू भी शामिल हो। मैं इस के ऊपर तफ़सील से मज़ीद भी बात करना चाहूँगी, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि हम थोड़ा-सा पहले रज़ा के ऊपर ही रहते हुए जी। किस तरह से एक केस के एक ही बच्चे की 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आ जाती हैं। पुलिस पहले कहती रहती है खुदकुशी है और दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और ही कहानी कह रही होती है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट किरदार है, मैंने आपको गुफ्तगू भी करते इस बारे में सुना इससे पहले, जी। और ये बताइए कि ये जो एमएलओ होता है, कौन होता है ये? क्या इसकी ताकत होती है? कितना ये कमज़ोर होता है? कहीं नालायक होते हैं क्या ये लोग? कि एक कत्ल है लेकिन वो उनको खुदकुशी लग रही है? देखें, ये एक सिंध हुकूमत का शोबा है, मेडिको लीगल ये ऑफिस होता है। इसमें जो है ना पुलिस सर्जन और ये सारे लोग होते हैं, पूरे एक निज़ाम इसका है। और हर सरकारी अस्पताल में, बल्कि प्राइवेट अस्पताल भी पाबंद होते हैं कि अगर वो कोई केस हैंडल करें तो वो फिर एमएलओ के पास भेजें। जो भी कोई चाहे वो एक्सीडेंट का केस हो, चाहे वो कोई बॉडी आई हो, या कोई हादसे में या किसी हमले में ज़ख्मी हुआ है, तो एमएलओ की इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि वो काबिल दस्तंदाजी पुलिस हो सकता है। और ऐसे केसेस जब तक कि एमएलओ की रिपोर्ट ना हो वो उस पे वर्किंग नहीं होती। बदकिस्मती से जहाँ जो पाकिस्तान के या कराची के जितने भी और इदारे जो जो है ना ये जो करप्शन का शिकार हो चुके हैं, तो ये शोबा भी इसका हिस्सा है। अच्छा, जैसे अगर वहाँ पे एक आम बॉडी आती है कि एक हिरनची की बॉडी आ गई, तो एमएलओ उसकी एक नॉर्मल रिपोर्ट बनाएगा। उसकी सादा सा बात है कि उसने हिरन का जब इंजेक्शन लिया था तो फ़िल्टर नहीं लगाया उसमें। फ़िल्टर नहीं लगा हो तो वो उसमें कचरा रगों में आ जाता है, उससे बंदा मर जाता है। एक नॉर्मल रिपोर्ट बन गई, उसने भेज दिया। लेकिन अगर कोई फ़र्ज़ करें कि ट्रैफ़िक एक्सीडेंट है, तो वहाँ पर केस है ना, इन्वॉल्व है ना। ट्रैफ़िक एक्सीडेंट पे अगर कोई बंदा जो ज़ख्मी हुआ है वो चाहे तो, या अगर वहाँ पे ट्रैफ़िक पुलिस खड़ी है तो उसका काम ये होगा कि वो गाड़ी को जो है ना बैन करेगा और उसके बाद वो उसका बाकायदा मुकदमा होगा। अब कार्रवाई होगी मुकदमे की बाकायदा बेस उस क्या पे। होगी कि वो जो है ना, एक तो ट्रैफ़िक पुलिस की रिपोर्ट होती है कि वो हादसा किस अंदाज में हुआ। दूसरा एक वो ज़ख्मी होने वालों की रिपोर्ट होती है जो कि एमएलओ बनाता है। तो एमएलओ अगर देखता है कि यहाँ पर जो है ना जो बंदा ज़ख्मी हो के आया है, अगर इसकी कोई इंश्योरेंस है, या इसको जो है ना ये पार्टी जो है ना सामने वाली पार्टी बहुत ज़्यादा मालदार है, तो वो चाहता है कि कुछ अपना हिस्सा भी रखे। तो उसके एक रेट मुकर्रर है इनके पास। रेट्स होते हैं? जी, जी, बाकायदा रेट यानी जो इसके एक्सपर्ट लोग हैं उनको पता है कि ये पूरा एक रेट कार्ड है। आप के अगर पर्सनल ताल्लुकात हैं, किसी एमएलओ को बिठाएँ, आप पूछें तो वो बता देगा कि ज़ख्मी के रेट ये हैं, मरने के रेट ये हैं, हर चीज़ के रेट होते हैं। तो वो एक कॉमन उसमें इसके अंदर एक रेट तय होता है। लेकिन स्पेशल केसेस में फिर ये रेट पार्टी की
जो सियासी ताकत होती है या उसकी जो माली ताकत होती है, उसको देखकर फिर रेट मुकर्रर किए जाते हैं। ये आज तो बहुत ये रिपोर्ट सामने आ गई कि हमारी जनजी खड़ी हुई और इसका बड़ा प्रेशर आया, वरना उमूमन ये रिपोर्ट बदली नहीं जाती। यानी अगर एक कमेटी ने एक रिपोर्ट पेश कर दी है, तो आप फिर कुछ भी कर लें, वो रिपोर्ट चेंज नहीं हो सकती। अगली टीम भी वही रिपोर्ट देगी जो पहले वाले ने दी है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं इस हुआ। केस में बहुत बड़ी बात है। तो ये मैंने जितने केसेस इतने अपनी ज़िंदगी में, अपने प्रोफेशनल करियर में पिछले 40 सालों में देखे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये रिपोर्ट इसकी जो है ना, दूसरी रिपोर्ट बिल्कुल जेन्युइन आई है और पहली रिपोर्ट इसमें वो है। पहले वालों के साथ कुछ जी, हुआ जी, जिन्होंने ये गड़बड़ की? बिल्कुल। तो अब जो है वो ये जो रिपोर्ट अच्छा इसमें ये भी पहलू मैं आपको बता दूं जी। कि ये जब पहली आपके पास कातिल तलाश करना, ये जो इतने ड्रामेबाजी हो रही है ना इस वक्त कि कातिल नहीं मिल रहा, कातिल कौन है, बहुत सारी चीज़ें सामने लाई जा रही हैं कि ये होगा तो हम ट्रेस कर सकेंगे। कातिल तो सामने है, आप उसको पकड़ना नहीं चाह रहे। ये आप कैसे कह रहे हैं कि ये कातिल ये सामने मैं है? ऐसे कह रहा हूँ कि ये जब रिपोर्ट एमएलओ के पास ये बॉडी आ गई, तो एमएलओ पहले जो है ना ये देखेगा कि ये केस की नौयत क्या है, यानी इसमें मेरा हिस्सा क्या बनेगा इस केस में। ये प्रॉपर एक सिस्टम है, आज से नहीं चल रहा, पुराना चल रहा है। अब एमएलओ जब जो है ना इसकी रिपोर्ट या तो जो है ना कोई भी नहीं आएगा, उस पर दबाव नहीं आएगा, तो वो जेन्युइन बना देगा इसको, सही है, और इसकी ऑर्डिनरी रिपोर्ट एक बना देगा। ज़्यादा दबाव आएगा तो वो इसको फिर स्पेशल इसकी जो चीज़ें होती हैं वो सारी वो होंगी। लेकिन अब यहाँ पर तो एमएलओ ने ना पूरी एक झूठी रिपोर्ट बनाई, यानी इसमें उसको खुदकुशी का रंग दिया। जी। तो इसमें ये सारी चीज़ें अगर आती हैं तो फिर 100% कि एमएलओ ने उसकी कीमत वसूल की है। यानी सिर्फ ऐसा नहीं होता, या तो दबाव देखें, पुलिस दबाव नहीं डाल सकती, मैं आपको क्लियर बता दूं। यानी एक एसएसपी या डीआईजी अगर आप सोचें, या आईजी के एमएलओ पे दबाव डाल के अपनी मर्जी का काम करा ले, ना सवाल ही पैदा नहीं होता। एमएलओ के पास एक पूरा रैकेट होता है, एक निज़ाम होता है इनके पास। अगर एक एमएलओ के ख़िलाफ़ अगर पुलिस कोई एक्शन लेने की कोशिश करेगी तो ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। अच्छा, पुलिस इनसे लड़ क्यों नहीं सकती वो भी मैं आपको बता दूं। ये जब वर्किंग कर रहे होते हैं ना, तो ये वीक पॉइंट भी जमा कर रहे होते हैं। इनको पता होता है कि ये एसएसपी या ये डीआईजी, इसने प्रोफेशनल कैरियर के अंदर इसके दौर में क्या क्या 2 नंबरियाँ हुई हैं जो पुलिस सर्जन से रिलेटेड है, वो पॉइंट्स अपनी रिपोर्टें, अपनी फाइलें उठा के रखते हैं। तो वो पुलिस अफसर दबाव नहीं डाल सकता। अब अगर ये दबाव डलेगा तो या तो पॉलिटिकली कोई बासर शख्सियत ने डाला है, हुकूमती ओहदेदार ने डाला है, या किसी अंडरवर्ल्ड माफिया ने डाला है जिनसे ये डरते हैं, ये उन्हीं के आगे दब सकते हैं, या फिर किसी ने इसकी बहुत बड़ी कीमत दी है। तो इसका मतलब ये है और आप तो हो नहीं कि सकते। जब ये 2 नंबर रिपोर्ट आई है, तो वो जो पिछली टीम थी उससे जब आप पूछेंगे तो वो बता देगा ना उसको वो ऑफ़र किसने की या वो दबाव किसने डाला। यानी सियासी प्रेशर आया, या उसको जो है ना किसी ने अंडरवर्ल्ड ने दबाया, या उसको उसकी पेमेंट वसूल हुई है, तो वो तो कातिल आ गया ना आपके सामने। जब आप उसको पकड़ेंगे तो मेन सारी कहानी आ जाएगी। तो इस पे तो कोई वो नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि जो हुकूमती मशीनरी है या सरकारी मशीनरी है, वो जो है असल कातिलों को या तो निकाल चुके हैं यहाँ से, या वो जो है ना असल कातिलों को बचाकर वो किसी उनके दिए हुए बंदे जो होते हैं, उनके कारंदे होते हैं, ऐसे लोग होते हैं कि ऐसे मौके पे उमूमन हमने माजी में भी देखा है कि बड़ी पार्टियाँ इन्वॉल्व जब होती हैं तो वो अपनी जगह कोई अपने मुलाजिम दे देती हैं कि यार इसको फंसा दो। मुलाजिम रज़ाकाराना फंसता है। मुलाजिम के साथ उसकी कमिटमेंट ये होती है कि हम पूरी आपकी फैमिली पालेंगे और आपको ये करेंगे आपके लिए। तो वो मुलाजिम जो होते हैं वो राज़ी हो जाते हैं, और वो ऐसे मौके पर पुलिस जो है ना वो बड़े आदमी पे से वो हटाकर बीच वाले उनके कारंदों पे सारा नज़ला गिरा देती है। तो मुझे तो लगता है कि सारा ये होने जा रहा है, जब भी तो जो है वो वरना अगर ये करना होता तो पिछली एमएलओ टीम से पूछ लें, उन पे ये इतना बड़ा हाई प्रोफाइल केस है, उन पे आप ज़रा सख्ती करेंगे तो आ जाएगी सारी कहानी साहब के सामने। और अब आप देखिए ये सारी बातें हैं, लेकिन इसके साथ में ये वाला पहलू भी आप हमें बताए ना जी। कि अगर इतने बड़े बड़े मनसब पे बैठे हुए पुलिस ऑफिशल्स, उनके पास में किसी के पास घड़ी है और उसने 6 दिन से कुछ करके वर्किंग नहीं रखी हुई, किसी के पास में लेटर पहुंचता है और वो उसके ऊपर कोई काम नहीं करते हैं, तो ये भी तो देखिए। फिर एक और बात, हम तो एमएलओ की बात करें ना, हम तो उस सिस्टम के बारे में भी सोच रहे हैं, बता रहे हैं आप हमें उसके बारे में। क्राइम सीन को महफूज ही नहीं बनाया गया। और अगर रजा के वालिद की बात सुने तो अगर वो गेस्ट हाउस तक नहीं पहुंचते तो अचानक से पुलिस भी नहीं पहुंचती, और अचानक से पुलिस भी ये नहीं बताने वाली थी कि भाई वहां पर किसी की बॉडी मिली है, आए आए जी हमारे साथ आए।
जी, तो इससे तो ये बात आती है ना कि वो कत्ल बिल्कुल प्लांटेड ये था भी इसको और वो साबित करता है आपकी सारी मशीनरी के साथ पहले ही कनेक्शन था कि ये जब इसको इस तरीके से उठाया जाएगा या बुलाया जाएगा या कत्ल किया जाएगा, तो वो पूरी मशीनरी कनेक्ट थी एक दूसरे से आपस में। तो जभी तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। इसको हम इसी तरह से देख सकते हैं। जी, अभी आपने कहा कि जेन ज़ी भी खड़े हो गए और ज़ाहिर है सोशल मीडिया और मीडिया ये सारे के सारे आ गए। गो के मीडिया बहुत बाद में आया इस सब के जी, ऊपर। जी। न्यूज़ चैनल्स बहुत बाद में आए इसके ऊपर। देखा तो यही गया। सोशल मीडिया पहले से था। ये एक ऐसी चीज़ है कि पहले तो उन लोगों ने खुद बहुत मेहनत की कि हमारा भाई का है, हमारा बच्चा का है। फैमिली ढूँढती रही, उनके एडवोकेट साथ में लगे रहे और फिर उसके बाद में चीज़ों का सोशल मीडिया पर आना, ये भी एक वजह बनी है कि कहीं न कहीं कवर करते-करते से राइट डायरेक्शन में चलेगा रज़ा के केस में। ऐसा है। जी, असल में मैं तो बड़ा यानी इस वक्त की खुशी की बात यह है कि जेन ज़ी खड़ी हुई और अगर ये खड़े ना होते और ये प्रेशर डेवलप नहीं होता तो ना ओरिजिनल रिपोर्टें सामने आती, ना इस केस पे थोड़ी पेशरफ्त होती। तो ये तो मैं सारे जो है ना हाँ, अफ़सोस की बात ये है कि मुझे कभी ये होता है कि क्योंकि ये सारा निज़ाम जो आज मीर रज़ा के साथ हुआ, ये मीर रज़ा पहला बंदा तो नहीं है जिसके साथ ये हुआ। बरसा बरस से कितने लोग हैं जो ये सारी चीज़ों के शिकार हुए हैं और उनको आज तक इंसाफ नहीं मिला। तो कभी मैं सोचता हूँ कि ये अगर आज से 20-30 साल पहले भी ये जो उस वक्त की न्यू जनरेशन थी वो खड़ी होती, तो ये आज ये दिन नहीं देखने पड़ते जो आज हुए हैं। मिसाल के तौर पे आप देख लें कि 1994 और 1996 के दरमियान ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी यहाँ पे। उस दौरान में कितने लोग हुए माबरा दारत क़त्ल के आप देख लें, उसमें 5 साढ़े 500 के करीब फिगर है। तो ये जो उस ज़माने में ये सारी चीज़ें हुई, तो ये टोटल जाली मुकाबले थे और इन जाली मुकाबलों की जो रिपोर्टें थीं, ये एमएलओ डिपार्टमेंट से तो जाली रिपोर्टें बनती रही ना। एमएलओ तब से इसी तरह से काम कर जी, रहे जी। हैं। ये रेट तो तब से इनको लगा हुआ आपने है। मजबूत बनाया ना, इतना मजबूत कर दिया कि इनको ये समझ में आ गया कि कराची में जो बड़े-बड़े मामलात हैं, बड़े-बड़े सियासी देखें मामला अदालत क़त्ल सियासी मामला था। यानी एक सियासी गवर्नमेंट एक दूसरी तंजीम को ख़त्म करने के लिए सारे मामलात कर रही थी और उसमें पूरा डिपार्टमेंट उनके साथ इन्वॉल्व था क्योंकि उसकी रिपोर्ट के बगैर उस पे वो इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकते थे। मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि मैं खुद काफ़ी वो प्लीज़, प्लीज़। मामलात में इन्वॉल्व रहा। हमारे जो है ना जो तकबीर के जो चीफ़ एडिटर थे, बानी एडिटर थे मोहम्मद सलाउद्दीन, उनका भी 4 दिसंबर 94 को उनका मर्डर हुआ था। तो उस पे ये हुआ कि डॉक्टर शोएब सडल जो डीआईजी थे, ये तय हुआ कि भई एक कमेटी होगी और ये कमेटी की सुपरविज़न में पुलिस वर्किंग करेगी। क्योंकि फिर आप हम पे कल को ये इल्ज़ाम लगाएँगे कि पुलिस ने 2 नंबरी कर दी और आप हम पे शक करेंगे, तो बेहतर ये है कि जो पुलिस जो काम करे, आपके एडिटर का मामला है, तो हम आपके साथ जो है ना जो भी वर्किंग होगी वो आपकी निगरानी में होगी। और शेयर तो करते वो रहेंगे एक जो कमेटी मालूमात 4 मिलती रुकनी रही। बना दी, मैं उस कमेटी को देख रहा था, लीड कर रहा था। तो हुआ ये कि तकबीर ने एक स्टोरी लगाई थी वो गलत और उसमें जो है ना एक नाम था ये एमक्यूएम बंस रोड सेक्टर का मोहम्मद कामिल। तो उसको निक नेम जो पुलिस ने बताया, जो उसमें नाम भी आया था, वो था गुप्पी। अब गुप्पी गप से निकला या जो जिस चीज़ से भी निकला, बहरहाल हुआ ये कि कामिल जो था वो किसी मामले में इन्वॉल्व नहीं था और एक कमज़ोर बंदा था और वो जब पुलिस उसको यहाँ पे गुलबर्ग थाने में ले गई, तो हुआ ये कि मुझे एसएसपी की जब कॉल आई, दीन मोहम्मद बलूच साहब की, यार यहाँ पे एक लफड़ा हो गया, आप आ जाओ। अच्छा, आपको बुलाया उन्होंने? जी, जी। क्योंकि हमारे एडिटर का मामला था, उस केस के अंदर वो बंदा उठा हुआ था। मैं चला गया वहाँ पे थाने में, सारे अफसरान जमा थे, कोई मीटिंग भी थी। मुझे वहाँ जाके पता चला कि भाई कामिल तो मर गया, लाश पड़ी हुई है। तो मैंने इनसे बोला, भाई ये तो अच्छा भला बंदा था, मर कैसे गया? तो फिर मुझे ये ऑफ द रिकॉर्ड उन वक्त से ये बात बताई कि हुआ ये कि 2 एएसआई तफ्तीश कर रहे थे और इस बंदे से कोई चीज़ हासिल नहीं हो रही, कुछ पता नहीं चल रही थी, इसकी कोई इन्वॉल्वमेंट सामने नहीं आ रही थी। तो उन्होंने किया ये कि थाने से बाहर एक तो लॉन है जो एसएसपी ऑफिस के बिल्कुल सामने है। गुलबर्ग थाने के ये जब यानी पिछले वाले दरवाजे से निकलते हैं तो आप देखिएगा वहाँ पर ज़मीन का कुछ अराज़ी या ख़ता अराज़ी खाली पड़ी हुई या कुछ सामान वामान कुछ कचरा पड़ा रहता है। तो वहाँ पर उस मुलज़िम को उन्होंने बिठाया और उसको खौफज़दा करने की नीयत से उसको बोला कलमा पढ़, और उन्होंने अपना जो सरकारी पिस्टल था वो उसके कान के पास रख के एक हवाई फायर कर दिया। वो बंदा इतना खौफज़दा हुआ
कि उसका हार्ट अटैक हुआ, वहीं मर गया वो। अब ये फंस गए कि बहुत वैसे ही ऑलरेडी बहुत सारे मामलात का प्रेशर पुलिस पे आया हुआ था, और ये तो अब इस बंदे की लाश पड़ी है, इसको हैंडल कैसे करें। तो तय ये हुआ, उस वक्त आप देखें, उस वक्त मुझे याद है इंस्पेक्टर ज़ीशान काज़मी भी आए हुए थे। वो मुझे कहने लगे कि यार मैं मुबशिर साहब इनसे कह रहा हूँ कि ये मुझे दे दें और मैं इसको किसी जगह ले जा के ना शो कर दूंगा, और ये यानी मरे हुए आदमी पे ये लोग लाश गोली चला के ना कोई भी केस मकसद के इस पर डाल दूंगा कि बड़ा दहशतगर्द था, इसको साथी छुड़ाने आए थे ये। तो वो एसएसपी ने बोला कि नहीं यार, ये तुम्हारे बहुत सारे मामलात ऐसे आए हुए हैं कि ये केस भी हम नहीं चाहते कि ये वाले केस के अंदर। इस कदर मामूल बन गई थी ये बात। रूटीन की बात थी, जब आपके साथ किसी के एतमाद का लेवल होता था, या क्योंकि हमारा दायरा प्रो इस्टेब्लिशमेंट था, तो वो बहुत सारी बातें हमारे सामने भी करते थे। तो ये ज़ीशान काज़मी को मना कर दिया। फिर तय ये हुआ कि भाई किसी ने ये बोला, एक पुलिस अफसर ने, दूसरे ने, उसकी राय जिसकी मानी गई, उसने बोला इसके नाम जो है ना ये करते हैं कि कुप्पी रख देते हैं, उर्फियत। कुप्पी से ये होगा कि ये कुप्पी पीने का तो आदी था, तो कुप्पी इसको नहीं मिली, है मर गया। नशा कुप्पी नशे एक शराब की ओके। लोकल शराब होती है, जो देसी शराब जिसको आप बोल रहे हैं, वो प्लास्टिक की बोतलों में मिलती है, सस्ती होती है, गरीब तबका उसको पीता है। तो अब ये हुआ कि भाई ये अगर ये कुप्पी वाला ये वाला मामला अगर करेंगे तो ये पुलिस की रिपोर्ट से तो हल नहीं होना, ये तो एमएलओ की रिपोर्ट चाहिए। तो हुआ ये कि उस ज़माने में ना, जब ये जो मावरा अदालत क़त्ल होते थे तो उसके रेट मुकर्रर थे, यानी क्योंकि हर चीज़ के रेट होते हैं वहाँ पे एमएलओ के पास। तो अब ये मावरा अदालत क़त्ल में ये होता था कि क्योंकि ये अक्सर आप उस ज़माने में, जो मैंने तो बॉडियाँ भी जाके चेक की हैं, ये बड़े करीब से गोलियाँ मारी होती थी ना, तो उनकी पूरी पूरी बॉडी की बोटियाँ उड़ जाती थी, गोश्त के पूरे पूरे टुकड़े उड़ जाते थे। तो वो क्लियर, उसकी तो कोई अगर मेडिकल रिपोर्ट ना भी हो, देखने से समझ में आ जाता था कि ये मुकाबला नहीं है, ये तो इतने करीब से गन रख के फायर किया गया है कि वो गोश्त का टुकड़ा पूरा उड़ गया। तो अब उसके लिए रिपोर्ट ये चाहिए कि ये मुकाबला जेन्युइन है, या ये फलां बोर्ड से हुआ, इतने फासले से हुआ, तो वो यहाँ से एमएलओ का काम शुरू हो एमएलओ का जाता काम शुरू होता था। तो उसके क्योंकि ये एक सियासी मामला था, पीपल्स पार्टी उस वक्त वो इस मामले में मुलविस थी, तो अब पुलिस अफसरान जब ये करते थे तो उसके पैसे बहुत ज़्यादा होते थे। उसमें बाज़ मामलात में 15 लाख रुपए फ़ी बॉडी, बाज़ मामले में 25 लाख रुपए, यानी वो बंदे की केस की नौइयत के अतबार से कि पुलिस पे कितना दबाव आ रहा है और उस दबाव को एमएलओ अगर ख़त्म करेगा तो कितने पैसे लेगा। तो अब ये हुआ कि ये कामिल की बॉडी जो थी ना, इस पर तो गोली कोई लगी भी नहीं थी, ये तो इन्होंने फायर किया, और वो बंदा क्योंकि एज वाला था, कमज़ोर था, वो उससे उसके खौफज़दा होकर कलमा पढ़ने की वजह से जब वो जो है ना उसको बोला, तो वो खौफज़दा हो गया, खौफ से वो मर गया। उसको माफी नहीं मिली, तो और इन्होंने तो बहरहाल साबित नहीं ये किया, हुआ इन्होंने कि इतने दिल का भी मुजाहिरा नहीं किया जी कि जी जिस पे साबित नहीं हो उसको छोड़ देते। जी, तो एमएलओ से ये मैं फिर बहरहाल चला गया। बाद में जब मैं बैठा इस स्थिति में, पूछा भाई कितने क्या तय हुआ आपका एमएलओ से, तो उन्होंने बोला कि यार वो ज़्यादा मांग रहा था, देना 10-15 लाख कह रहा था। बहरहाल हमने 5 ये लाख पे 90s की बात कर रहे हैं आप, 10-15 लाख रुपए। 96 की, जी जी 96। जी जी। तो उन्होंने कहा कि वो उस वक्त जो है ना, ये हुआ कि उसको राज़ी करके किसी तरीके से कि भाई ये तो ज़ख्मी नहीं है, उस पर कोई चोट का भी निशान नहीं है, तो यार इसके तो कम से कम पैसे कम करो। तो वो 5 लाख पे राज़ी हो गया। तो इस तरीके से पुलिस ने वो 5 लाख रुपए एमएलओ को देख के वो रिपोर्ट बनाई और जान छुड़ा ली। बाकी केसेस आप अगर देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। मैंने एसएसपी से पूछा कि ये तो 5 साढ़े बहुत ठीक ठाक बंदे मारे गए हैं कराची में एक्स्ट्रा जुडिशल में, तो ये कि पुलिस ने फिर उसकी क्या रकम दी होगी। तो उन्होंने बोला कि यार ये क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट के सेंट्रल के भी ज़्यादा हैं, लेकिन ये साउथ और वेस्ट बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी मर्डर हुए हैं। तो उन्होंने बताया कि हम अब तक ये 2 साल में सिर्फ पुलिस सर्जन्स को, जो मुख्तलिफ सर्जन्स वर्किंग करते हैं इस डिपार्टमेंट को, 50 करोड़ से ऊपर की रकम दे चुके हैं। और उस वक्त के एतबार से जी जी। देखें और आज से मिलाएं तो इतनी तो सारी रकमें। मैं कहता हूँ कि ये एमक्यूएम के जो ये 500-550 वर्कर्स थे, मैं नहीं, इसमें वांटेड भी होंगे और इसमें केसेस वाले भी, इसमें बेगुनाह भी थे, लेकिन जो था वो जेन्युइन तो नहीं हुआ, जो सारे मामला थे वो जेन्युइन तो नहीं हुए। यानी ये इनकी लाशों की कीमत 50 करोड़ रुपए तो इस डिपार्टमेंट ने वसूल की है। तो अब सोचें कि सियासी लोगों से क्या क्या मफादात हासिल हुए होंगे। लेकिन अगर उस वक्त कोई वहाँ की जनरेशन खड़ी होती, बहरहाल उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन अगर उस वक्त भी अगर पब्लिक निकलती थी तो प्रेशर बनता था, लेकिन कोई भी नहीं निकला, क्योंकि लाजमत पीपल्स पार्टी ये काम कर रही थी,
जमात इस्लामी खुद एमक्यूएम की हरीफ थी, तो वो कभी नहीं चाहेगी कि हम इस मामले को इशू को उठाएं। मुस्लिम लीग वाले कभी नहीं चाहेंगे, और भी तंजीमें थी, क्योंकि यहाँ पे स्टेक होल्डर, सबसे बड़ी स्टेक होल्डर तो एमक्यूएम वाले थे। अब एमक्यूएम अगर डूब रही थी और एमक्यूएम के ख़िलाफ़ जुल्म सितम हो रहा था, तो बाकी तंजीमें तो कभी नहीं चाहेंगी ना कि इनको दोबारा जो है ना वो हम इनके लिए खड़े हों और इनको वापस खड़ा करके जो है ना वापस ताकत बहाल कर दें इनकी। तो सब वो तमाशा देख रहे थे, लेकिन वो देखें अब क्या हुआ, सब ने तमाशा देखा। आज 96 मीर से रज़ा और मीर आगे रज़ा के साथ भी वही हुआ। तो मीर रज़ा तो किसी भी तंजीम का नहीं था, आज आम आदमी उसका शिकार है। जो हमारी जो खामोशी थी उस वक्त की, एक आज सियासी आम आदमी को जमात खतरा है उसको। एक सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पुलिस को टूल बना के जी ऐसे ही हो रहा है ना। बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके पास उस वक्त हुकूमत रही, जी उन्होंने पुलिस को टूल बनाया और अपने मुकाबले के ऊपर एमक्यूएम को कुचलने के लिए उन्होंने जो कर सकते थे किया। कम से कम 500 बंदा उसके अंदर, उसका पता ही नहीं चलता, साबित ही नहीं होता। जी और फिर उसमें एमएलओ का किरदार भी आ जाता है। काम किस सिस्टम के तहत हो रहा था, ये 90s की बात है, 96 की बात है जो आप हमें बता रहे हैं। और अब मुकाबले पर इस किस्म के जो तजर्बात किए जा रहे हैं और जो जराइम किए जा रहे हैं, उसमें मुकाबले पर अब सियासत नहीं रही, अब एक आम आदमी आ गया। जी ये एक मैं इसको अगर कंक्लूजन इसका निकालूं आपकी गुफ्तगू का अब तक तो ये था। अब देखिए जेनजी के किरदार के ऊपर भी बात हो गई कि उन बच्चों ने खड़े होकर एक इशू के ऊपर बात की और उन्होंने बिल्कुल कोई पॉलिटिकल अपनी जो है ना थ्योरी सामने नहीं रखी। वो आप उस बच्चे को जो बाहर निकला है और जैसे प्रोटेस्ट किया, आप उसको ये कह ही नहीं सकते ये एमक्यूएम का है, जमात जी इस्लामी का है, बिल्कुल या ये खुद पीपल्स पार्टी का भी है। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे ही है, इसी तरह से है। लेकिन अब इसमें अफसोस की बात यह है कि मैं 96 का ही ईरा लगा लेती हूँ, शायद उस वक्त जो पोजीशंस के ऊपर बैठे हुए हुकाम थे पुलिस के महकमे में, उन्होंने ये लंबी लंबी पोस्ट लगाई है, फोरेंसिक्स होने के बावजूद उसकी मालूमात नहीं है शायद, तो उन्होंने आते के साथ ही एक चीज़ फ्लोट कर दी कि जी ये तो है ही खुदकुशी। अब हम एमएलओ से ज़रा आगे बढ़कर इसको देखते हैं। तो ये जो ख्याली पुलाव है, तो वो तो उसका माजी आपने हमें बता दिया जी कि आपने जो है ना वो एक जमात के लिए काम किया, आम आदमी के लिए काम नहीं किया। हालांकि आपने हलफ लिया है, ओथ लिया है कि मैं आम आदमी की सिक्योरिटी के लिए काम करूंगा। ये तो इनका कैरेक्टर हो गया सारे का सारा। हो सकता है बच्चे खड़े हुए हैं तो अब कुछ आए। अब जो आपने इब्तिदा में बात की थी ना डिजिटल करेंसी की, जी जी अब हम जरा इसके ऊपर बात करते हैं। कुछ केसेस आप कह रहे हैं कि उनके आने की वजह से ये महसूस होता है, ये खदशा है कि मीर के साथ भी, रजा के साथ भी इसी तरह से हुआ है। जी इम्कान है इसका बिल्कुल। है ना। तो आप हमें थोड़ा सा उन केसेस के बारे में बताएंगे, क्योंकि देखिए ये तो अब तो भरा पड़ा इस तरह का कंटेंट जिससे पता चलता है कि भाई डिजिटल करेंसी थी और वो यूं करके लेके उड़ गए और वो ज्यादा खतरनाक लोग हैं। क्या ये लोग पाकिस्तानी हैं, सिर्फ पाकिस्तानी है, ये कुछ बाहर का भी एलिमेंट है इसमें? देखिए डिजिटल करेंसी में पाकिस्तान में काफ़ी अर्से तक पाबंदी रही, तो लोग छुप के करते थे। लेकिन इसमें बहुत जल्दी जो है वो आदमी के जो है ना करोड़पति बनने के चांस बहुत जल्दी होते थे। बल्कि ऐसे लोग भी हैं जो अरबों रुपए उन्होंने कमाए। तो मुख्तलिफ़ अक़साम की डिजिटल करेंसी, बिटकॉइन में ज़्यादा काम हुआ। और बिटकॉइन जो मशहूर हुई वो एक आलमी दहशतगर्द तंजीम दाइश के हवाले से, दौलत इस्लामिया के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। तो पाकिस्तान में भी जब ये ऑफिशियल हुआ, पहले इसके यानी ये इसका कैश करने के लिए जगह नहीं होती थी, लेकिन इशारा फैसल पे एक इमारत के अंदर ये जगह इसका एटीएम लगा हुआ था, वहाँ से ये कैश होती थी। जब ये यहाँ पे ऑफिशियली जो है ना इसको लीगल कर दिया गया, फिर तो लोगों के लिए आसान हो गया कि ये बहुत जल्दी इसमें वर्क कर सकें। तो इसमें जो है ना बाहर का एलिमेंट तो है हर सूरत में। वजह यह है कि आप देखें जब भी इंटरनेशनली जब बिटकॉइन की बात होती है तो दाइश की बात ज़रूर होती है। वजह यह है कि दाइश ने इस बिटकॉइन को यूज़ बहुत किया, इसके ज़रिए कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो वो अपने अकाउंट्स के ज़रिए ऑफिशियली, क्योंकि दाइश पे तो पाबंदी है पूरी दुनिया में, वो तो वर्किंग नहीं कर सकते। यहाँ पे हुआ ये कि मैं इसको बड़ी तशवीश की नज़र से देख रहा था। जो पाकिस्तान में जो डिजिटल करेंसी पे वर्किंग करने वाले जो लड़के हैं, आप देखें मुख्तलिफ़ लोगों को किडनैप किया गया और किडनैप करके उनसे करोड़ों रुपए जो हैं वो उनके वॉलेट से जो है ना ट्रांसफ़र करा लिया गया और उनको बाद में रिलीज़ कर दिया गया, धमकी देके वो उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना करें। तो उसमें बाज़ केसेस के अंदर ये सामने आया कि इसमें कुछ पुलिस के लोग इन्वॉल्व हैं, बाज़ जगह आया कि इसमें कुछ बासर सियासी लोग इन्वॉल्व हैं। लेकिन इसमें ज़्यादा ख़तरे की बात यह है
कि रियासती इदारों को इस पे ज़्यादा जो है वो तवज्जो देनी चाहिए कि डिजिटल करेंसी जो है सबसे ज़्यादा वर्किंग इसमें आलमी दहशतगर्द तंजीम दाइश करती है, दौलत इस्लामिया। और दौलत इस्लामिया का आप देखें, दौलत इस्लामिया क्यों करती है वो भी मैं आपको बता दूँ। एक तो ये कि ये इनके जो पूरी दुनिया में जो नेटवर्क है, ख़ास तौर पे ये फ़ॉरेन फ़ाइटर्स हैं। अब ये पैसा वहाँ से फ़ॉरेन फ़ाइटर्स जो डॉलर्स में या पाउंड्स में या यूरो में जहाँ भी जमा करते हैं, तो वो इसको डिजिटल करेंसी में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर ये दाइश को ट्रांसफ़र कर देते हैं। दाइश जितनी फ़ंडिंग करती है, इस वक्त भी दाइश की जो फ़ंडिंग है, तो वो इन्हीं डिजिटल करेंसी के ज़रिए इनको मिल रही है। इसमें बहुत सारे केसेस भी सामने आए। मिसाल के तौर पे एक केस ये आया कि दाइश ने कुछ मिसाइल और बड़े हथियार ख़रीदे इंडियन आर्मी से, और इसकी जो पेमेंट वो जो करते हैं वो डिजिटल करेंसी के थ्रू होता है, तो उसमें वो पार्टी जो होती है, जो परचेजिंग पार्टी होती है, वो सामने नहीं आती। तो उन्होंने किसी भी फेक और फर्जी नाम से वो इंडियन आर्मी से ये चीज़ ख़रीद ली। ये केसेस सामने आ चुके हैं। उसके अलावा ये हुआ कि जर्मन आर्मी से भी उन्होंने परचेजिंग की, और उसमें फिर बाद में जो है ना, वो जब मामला खुला तो उनके ऊपर फिर जो है ना अमेरिका ने उन पर फिर जुर्माना भी आयद किया कि आप चाहे वो धोखे का शिकार हुए हैं या कुछ भी हो, लेकिन आपने ये डिजिटल करेंसी के थ्रू एक फेक पार्टी को, यानी जिसको आपने ट्रेस नहीं किया था, जिनके आपके कवायफ नहीं थे, आपने उसको क्यों किया। तो दाइश की जो बेसिकली दुनिया भर में जो हथियारों की ख़रीदारी, मिसाइल, हत्ता कि उन्होंने ये बहुत से मिसाइल लेके मिसाइल टेक्नोलॉजी पे काम किया दाइश ने, तो ड्रोन टेक्नोलॉजी पे भी काम किया है, और वो सारी जो परचेजिंग और जो है वो ये डिजिटल करेंसी में हो रही है। और तो इंडिया ज़्यादा से इसमें इनको मदद मिलती है, ये उनसे इक्विपमेंट भी लेते हैं। ये जी आई जी। ओपनर है ये सारी अब बातें। ये ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि अगर ये करेंसी जो है ना दाइश के पास, ये पाकिस्तान में भी बंदे जो किडनैप हो रहे हैं, अगर ये रकम, क्योंकि अभी तक ये तो सामने नहीं आया ना कौन लोग हैं, ना किसी की गिरफ्तारी अमल में आई। अगर ये करेंसी दाइश ले रही है तो ये ख़तरे की अलामत है कि वो रीजन में कोई बहुत बड़ा काम करने जा रही हो। तो मेरे ख़्याल में ये पहलू बड़ा तशवीशनाक है, उस पर हमारे इदारों को स्पेशल खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। इस केस के बाद तो बहुत सारी चीज़ें वैसे भी ऐसा लगता है कि अब और मज़ीद खुलेंगी, जब तक ये पहुँचेगा किसी नतीजे पर। जी, जी, इसकी तफ्तीश में तो ये तो बड़ी, क्योंकि पेचीदा बहुत सारे मामला आते हैं, लेकिन ये रिपोर्ट एमएलओ रिपोर्ट पुरानी वाली और ये सब चीज़ों पे अगर सही मानों में वर्किंग हो, लोग गिरफ्तारियाँ हों, तो बहुत मेरे ख़्याल में खौफनाक किस्म के और बड़े होशरुबा इंकशाफात सामने आएंगे। और ये जो आपने बात की, इससे तो तशवीश और भी बढ़ जाती है। अगर कराची के एक नौजवान को इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, या पाकिस्तान भर से नौजवानों को जो डिजिटल करेंसी में डील कर रहे हैं, उसमें वो एक्सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनको निस्बतन आसान लग रहा है, आपने बताया, जी। और उसमें अगर दाइश का इन्वॉल्वमेंट है, तो इस खित्ते में वैसे ही अमन जो है ना उसको ढूंढो और उसके लिए इतना कुछ करो। पाकिस्तान उसके लिए बहुत कोशिश कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। इस सारे के सारे सिनेरियो में कहीं कुछ मजीद गड़बड़ होने जा रही है, बड़ी गड़बड़ होने जा रही है। जी। खदशात इसके बढ़ रहे हैं। मतलब आप इसलिए भी चाहते हैं कि इदारे विजिलेंट होकर इसके ऊपर काम करें। वैसे मुझे इस बात का यकीन है कहीं ना कहीं इसके ऊपर काम चल भी रहा है, कुछ ना कुछ अच्छा जी, होगा, लाज़िम बात है। इंटेलिजेंस जो कि इदारे हर बार बताया नहीं जा सकता। इंटेलिजेंस इदारे तो नाम कमाने के लिए काम नहीं करते। हम्म वो मुल्क की जो नज़रियाती या जोग्राफियाई सरहद है उसको महफूज करने के लिए और अपने लोगों के लिए वो बहुत सारे काम करते हैं। वो क्रेडिट भी नहीं आता, यानी वो वाक़यात तो अखबारों की या मीडिया की जीनत भी नहीं बनते। तो यकीनन काम उस पे हो रहा होगा, लेकिन ये जो बाकी हमारे जो सिविलियन इदारे हैं या पुलिस की ये जो आर्म फोर्सेस हैं जो इंटरनल काम कर रही हैं, इनको भी चाहिए कि कम से कम वो भी इस पे जो उनके जो दायरा अख्तियार है उसकी हदूद में तो कम इन चीज़ों पर नज़र और रखें। किसी की मेहनत के ऊपर पानी तो ना फेरें। जी। किसी ना किसी ने इसमें, इस सिलसिले में किसी बड़े इदारे ने कोई अच्छा काम करके रखा हुआ है, जी। खदशात को फोर्सी करते हुए, देखते हुए। अच्छा, मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट से अलग जाती हुई बात है ये, लेकिन मैं चाहती हूँ आपसे पूछूं, 96 से लेकर के अब तक बहुत सारी गड़बड़ आपने देखी है, विटनेस किया आपने, उस पर आपको ज़ाहिर मलाल भी हुआ कि किस तरह से काम कर रहे हैं। जी। आज आप देखते हैं कि जेनजी ने कहीं आवाज़ उठाई और वो नज़र भी आया, ये भी एक अच्छी बात हुई। ये सब कुछ ऐसे हुआ कि सूबे में एक हुकूमत है और वो सूबे में किसी को बर्दाश्त नहीं कर रही। जी। इस गड़बड़ को क्या इस तरह दूर किया जा सकता है कि अथॉरिटीज़ जो हैं उनको डिवाइड किया जाए बड़े पैमाने पर? आजकल एक बहस है और आपने महसूस किया होगा, आपका क्योंकि मिलना रहता है बच्चों के साथ में, कराची के लोगों के साथ में,
लोगों को ऐसा लगता है, कराची के शहरी को ऐसा लगता है कि अगर कराची को एक इंतज़ामी यूनिट मुख्तलिफ कर दिया जाए, बना दिया जाए उसको, या चलिए मैं सूबा ही कह देती हूँ, अगर कराची को सूबा बनाया जाए तो यहाँ पर चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, गवर्नेंस बेहतर हो सकती है, पुलिस का सिस्टम बेहतर हो सकता है, रिसोर्सेज की डिवीजन अच्छी हो सकती है और ईमानदार लोग सामने आ सकते हैं। पुराना फरसूदा करप्ट बदबूदार इंतज़ाम जो चल रहा है, जो निज़ाम चल रहा है, इससे जान छूट सकती है। आप क्या देखते हैं, जो पुलिस का सिस्टम है, क्या उसमें कुछ बेहतरी के इम्कानात हैं ऐसी सूरत में, ऐसे सिनेरियो में कि नया सूबा बने? देखिए, नए सूबे के हवाले से तो अगर इंतज़ामी डिवीज़न की बात होती है बिल्कुल। तो उसकी तायीद करनी चाहिए, लेकिन मैं जो जिस नज़र से देख रहा हूँ वो ये है कि पिछले 40 सालों 50 सालों में ये इशू कई बार उठ चुका है, और ये जब भी इशू उठा उस वक्त ऐसा लगा जैसे कि ये बनने ही वाला है। ये इशू उठाया गया, और अक्सर ये इशू जो है ना हुकूमत वक्त के ही किसी बंदे की तरह, जैसे मोहसिन नकवी ने यहाँ उठाया, इसी तरीके से माजी में भी उठाया गया, और उस पर काफ़ी अरसे तक बहस मुबाहिसा होता रहा, झगड़े चलते रहे, सियासी झगड़े चलते रहे, इम्प्लीमेंट कभी नहीं हुआ। तो पहली बात तो इसकी क्या गारंटी है कि अभी ये इशू किसी सियासी मकसद के लिए मोहसिन नकवी ने उठाया हो? सही है, तो लिहाजा कोई गारंटी नहीं दे सकते। एक दो चीज़ें आई कि कोई सदारती निज़ाम लाने की बात हो रही है, और सदारती निज़ाम के लिए जो बंदा भी आएगा वो इन सूबों को तो कंट्रोल नहीं कर सकता। वजह यह है कि पंजाब पे मुस्लिम लीग का होल्ड है, और यहाँ पे जो है ना पीपल्स पार्टी का होल्ड है। तो कैसा लेकिन होल्ड है सब आप खुद ही बता रहे हैं। लेकिन अगर इंतज़ामी डिवीज़न भी होंगे तो इस डिवीज़न पे भी किसी ना किसी का, क्योंकि मेरे हिसाब से तो तवाइफ़ुल मलूकी का निज़ाम चल रहा है। यानी हर इलाके में, आप कराची में विज़िट कर लें, कराची के हर इलाके में एक नया ग्रुप का होल्ड है। लियारी में किसी और का होल्ड है, इब्राहिम अदरी में किसी और का होल्ड है। तो ये आप यहाँ पे अगर कराची को फ़र्ज़ करें, हम कराची को डिवीज़न, कराची के टुकड़े करते हैं, तो कराची में तो फिर आपको अब उनको कैसे काबू करेंगे? अभी तो पीपल्स पार्टी को काबू करना है, लेकिन पीपल्स पार्टी के जो अलायंस ग्रुप चल रहे हैं, लियारी गैंग वार चल रही है, इब्राहिम अदरी में एक गोल्डन नेटवर्क है, एक गोल्डन ग्रुप होता है, वो आप उसको काबू करेंगे। फिर आगे जो है वो अगर आप चले जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे अंडरवर्ल्ड के, माफिया के, ये पूरे निज़ाम चल रहे हैं भाई। तो आप तब भी इनको काबू नहीं कर सकेंगे। नहीं हो पाएगा। काबू तो उस वक्त हो सकता है जब ये पुलिस का पूरा बोरिया बिस्तर गोल किया जाए। सीएसपी निज़ाम जो है, जो कि यहाँ पे बरतानिया ने क़ायम किया था, लेकिन ख़ुद बरतानिया में राइज नहीं है, सही है, सीएसपी निज़ाम ख़त्म किया जाए। आईजी वो शख्स बने जिसने सिपाही के दर्जे से उसने जो है ना भर्ती हुआ, और उसने पूरे तजुर्बे के बाद वो आगे पढ़ाई लिखाई करके मेहनत करके उस मुकाम तक पहुँचा। ये जो निज़ाम है इसमें तो आप ये देखें, अगर आप डिवीज़न बना भी दें तो सीएसपी अफसरान में होल्ड किसका है? इसमें जो ना एक जो ज़्यादा होल्ड है वो मुस्लिम लीग नून का है, क्योंकि पंजाब का कोटा ज़्यादा है, पंजाब से मुस्लिम लीग के लोग भर्ती होते हैं, तो उसमें आम लोग कम होते हैं। यानी उनके लिए ये पढ़ाई करना, ये मैं यहाँ तक पहुँचना ऐसा वो नहीं होता। ये पीछे इनकी सियासी पावर्स बैठी हुई हैं, तो मुस्लिम लीग नून वाले कराते हैं, या आप देख लें कि वो जो है ना पीपल्स पार्टी कराती है। आपने देखा होगा ना कि ये अफसरान के ऊपर बात हो रही होती है, इसको वफाक ने तलब कर लिया, इसको भेज दिया, तो ये सब सियासी खेल होते हैं, पब्लिक नहीं समझ रही होती। अब मिसाल के मुस्लिम लीग ने कोई गेम कराना है, इसने मुस्लिम लीग का जो पेरोल पे जो बंदा होगा उसको सिंध में ट्रांसफ़र कर दिया, और उसको बोल दिया, टास्क दे दिया, मिशन दे दिया, ये काम करा लें। तो आप देखें कि वो जब नाम आते हैं 3 या 4 आईजी की या किसी के लिए, तो बाद वक्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है वो कबूल नहीं करती, ये नहीं, ये नाम नहीं चाहिए, ये चाहिए। भाई कोई भी शख्स आ जाए, वो बैठ जाए ना, काम करेगा प्रोफेशनल। वो वजह क्या है? उनको पीपल्स पार्टी को पता है ये मुस्लिम लीग नून का बंदा है, उनको पीपी का बंदा चाहिए। तो इसी तरीके से आपकी जितनी जो तो बड़ी कुछ भी पोस्टें ठीक नहीं हैं, होगा इस तरह जी से जी, सोच के साथ आपकी तो। जितनी बड़ी पोस्टें हैं उस पर तो पॉलिटिकल लोग बैठे हुए हैं, या नून लीग या पीपी। तो अब आप जो है ना इंतज़ामी डिवीज़न भी बना दें तो ये इस्टेब्लिशमेंट जो होगी वो तो पीपी या नून लीग की होगी, तो वो तो दूसरे डिवीज़न को स्टेबल ही नहीं होने देगी। तो लिहाजा मेरा मकसद ये है, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से जो मेरी राय बनती है वो ये बनती है कि एक कोई डंडा बरदार बंदा, वो तो आर्मी के अलावा कोई भी नहीं कर सकता, कि वो ये बार बार मार्शल लॉ लगाने या बार बार ये हालात पैदा करने की वजह, एक ही दफ़ा इस मुल्क को सुधार दें, कि पूरा सफाया कर दें पुलिस के अंदर से भी, और ये पूरी जो सिविल इदारे हों या कोई भी इदारे हों, जहाँ पे भी ये करप्शन और गंदगी निज़ाम कायम हो चुका है, इसको ख़त्म कर दें एक बार, और ये सीएसपी निज़ाम ख़त्म कर दें।
तो फिर जब आप पूरा एक मेरिट पे सारा निज़ाम कायम करने में कामयाब हो जाएंगे, तो उसके बाद आप ये जो लोकल लोग हैं कि सिंध को अगर आपने कुछ करना है तो सिंध के लोग से ही रेफरेंडम कराएं, पंजाब के लोगों से ही रेफरेंडम कराएं। और मैं नहीं समझता कि अगर इंसाफ और मेरिट पे निज़ाम कायम हो जाए तो फिर ये सारे झगड़े भी कभी ज़ेर बहस आएंगे किसी और चीज़ पे। असल मसला तो यही ना कि इंसाफ ऊपर वाले दे नहीं रहे और जिसकी वजह से सारी बहसें आ रही हैं ये। चलिए, मुझे फिर भी लगता है कि ऐसी विल भी देखने को मिल रही है कि उनको चीज़ें ठीक करनी है। और जैसा आपने कहा कि जेनज़ी हैं, तो मेरे ख़्याल में हमारी पीढ़ी और नौजवान नस्ल मिलजुल कर अपने तजुर्बात को देखते हुए और उमंगों को देखते हुए कुछ चीज़ों को देखेंगे, बेहतर तो होगा कहीं ना कहीं कुछ ना इंशाल्लाह, बिल्कुल। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। थैंक यू। थैंक यू, वेलकम।